हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम जो है DPP5 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टॉपिक्स हैं EMI, वेव ऑप्टिक्स एंड AC। ठीक है। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मेटल रॉड है जो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में है और मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। निकालना है एंड्स के बीच में कितना EMF डेवलप होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B निकालना है। ठीक है। एक ये पता है हम लोगों को कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कोई रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो इसमें जो EMF डेवलप होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो ये चीज़ को जानते हुए अब ये रॉड तो प्योर रोटेशन में है नहीं, तो क्या निकालते हैं पहले, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन निकालते हैं। ठीक है। मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि वो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन इस रॉड के लाइन के अलॉन्ग ही है ना, इस रॉड पे ही है। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये V है, ओमेगा है, ये वाला लेंथ को R मान लेते हैं। तो कहाँ पे होगा, V माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0, यानी कि R का वैल्यू V बाई ओमेगा। ठीक है। अब ये निकालने से फ़ायदा क्या होगा, निकालने के बाद ऊपर वाला रॉड और नीचे वाला रॉड बिल्कुल रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट की तरह है ना, अबाउट वन ऑफ द एंड्स की तरह है। लेकिन क्या है, EMF किससे बराबर हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा। इसमें अगर EMF E1 है, इसमें अगर EMF E2 है, इफेक्टिव EMF E1 माइनस E2 होगा। राइट। अब E1 का वैल्यू कितना है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर के पहले में क्या लेंगे, L/2 प्लस आर का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस हाफ बी ओमेगा L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है। ये दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक LR सर्क्यूट है, दिया है कि करंट लैग्स बाई π/3 इन फेज, अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, देन करेक्ट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है। तो क्या निकालना है, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और एल का वैल्यू निकालना है। LR सर्किट में हम लोगों को पता है कि करंट वोल्टेज को लैग करता है, तो सिंपल इम्पिडेंस डायग्राम से वो पता है। याद रखने के लिए ये R है, ये XL है, कितना लैग करेगा, ये जो भी एंगल है इतना एंगल से लैग करेगा। ये दिया है कि π/3। ठीक है। तो tan π/3 tan 60√3 इक्वल टू XL अपॉन R का वैल्यू 10, तो यहाँ से XL का वैल्यू आ गया 10√3। और करंट RMS करंट जो होगा RMS V बाई Z, RMS V कितना है 100 बाई Z क्या होगा √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बॉटम में आएगा 10 बाहर निकल जाएगा, √3 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 2, 200 बाहर आएगा। तो I का वैल्यू कितना आ रहा है 100/25 एम्पियर आएगा। ओके। दूसरा बिट XL का वैल्यू दोनों। ओके, XL का वैल्यू ओमेगा L के बराबर ना, तो XL का वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 10√3। ओमेगा किससे बराबर 2πf, f का वैल्यू 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 100π इंटू L, L का वैल्यू √3/10π, ऑब्वियसली यूनिट हेनरी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा है। अगर इस टाइप का कोई भी सिस्टम है तो ये एक LC कॉम्बिनेशन है। इस LC कॉम्बिनेशन या इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा चार्ज ऑन द इनर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। राइट। चार्ज ऑन द इनर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर की तरह लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लेट 1 पे कितना चार्ज है, Q है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो आउटर मोस्ट चार्ज है Q प्लस 0/2, तो ये Q/2 होगा, ये भी Q/2 होगा, तो बचा ये Q/2, तो ये माइनस Q/2, ये न्यूट्रल है तो ये Q/2, फिर से ये माइनस Q/2 और बाहर Q/2। राइट। तो अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है Q/2। ठीक है। अब LC ऑसिलेशन में मैक्सिमम करंट के लिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाफ LI मैक्सिमम स्क्वायर
इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2c ना, c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ से आई मैक्स का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये LCR सर्क्यूट है ना, LCR AC सर्क्यूट है, निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, ऑब्वियसली जब करंट जाएगा तो वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले Z का वैल्यू निकाल लेते हैं। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि 10 हो जाएगा। अच्छा, करंट कितना लीड करेगा, लैग करेगा, वो इम्पिडेंस डायग्राम से निकाल लेंगे। ये R है, R का वैल्यू 8, XC ज़्यादा है या XL ज़्यादा है, XL ज़्यादा है तो करंट लैग करेगा। कितना है ये, 8 माइनस 2 या 6 ओम है, राइट। तो इम्पिडेंस Z का वैल्यू 10 और ये वाला एंगल 37, राइट, 37 डिग्रीज ना। तो करंट क्या हो जाएगा फिर, 10 अपॉन Z का वैल्यू कितना है 10 साइन 50 पाई टी माइनस ये वाला एंगल 37 डिग्रीज। ठीक है, रेडियंस में रखना है तो 37 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो ये करंट है ना। अब पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टर क्या होगा, ये तो इन फेस होगा तो प्लस माइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा I इंटू आर कर लेंगे। R का वैल्यू 8 इंटू 1 8 मैग्नीट्यूड में, और सीधा इन फेस विद द करंट, तो ये हो जाएगा 100 पाई टी माइनस 37 डिग्रीज, या सॉरी 50 पाई टी माइनस 37 डिग्रीज, या 37 इंटू पाई बाई 180। ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown, the switch is closed at t equal to 0. The currents I1, I2, I3 are। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज करेंगे तो I1, I2, I3 करंट्स निकालना है। t इक्वल टू 0 पे देख सकते हैं कि कोई करंट है ही नहीं ना, तो ये सर्क्यूट ब्रेक्ड है ना, मतलब ये सर्क्यूट बना ही नहीं है। ठीक, अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो निकालना है I1, I2, I3 के वैल्यू। नंबर 1, करंट थ्रू द इंडक्टर इमीडिएटली क्या होगा, पहले ज़ीरो है तो बाद में भी ज़ीरो होगा, इमीडिएटली या सडनली बढ़ नहीं सकता है ना। करंट टू द कैपेसिटर कितना भी हो सकता है ना, t इक्वल टू 0 पे इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्टेड पार्ट, एंड इंडक्टर वाला पार्ट को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे ना। तो t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ये है, कैपेसिटर को सीधा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि कोई चार्ज है नहीं, कोई पोटेंशियल है नहीं उस पर। ठीक, ये इंडक्टर है, इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, ये वाला सर्किट है। ठीक है, तो करंट कैसे जाएगा, इसमें जाएगा। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों रेजिस्टर फिर से क्या है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये शॉर्टेड है तो करंट बस ऐसे जाएगा, राइट। तो I1 कितना हुआ, I1 14/10 1.4 हुआ। I2 और I3 तो ज़ीरो ही है ना इसमें करंट है ना इस वाला पार्ट में करंट है। ओके ओके ओके, कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई LCR सर्क्यूट है और वो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/√LC है। यहाँ पे Z मिनिमम होगा। Z मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, वो XC माइनस XL इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ज़ीरो होगा ना, इस पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे। ठीक है, और यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ओमेगा को या इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, Z का वैल्यू बढ़ेगा। Z अगर बढ़ेगा तो I RMS का वैल्यू कम होगा, और पावर I RMS स्क्वायर R है, LCR सर्किट का पावर I RMS स्क्वायर R लिख सकते हैं। तो ये चीज़ 100% डिक्रीज़ होगा। तो ऑप्शन ए सही है, मतलब वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मार्क करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है, पावर कंज्यूम डिक्रीजेस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सी बिट इम्पिडेंस ऑफ द सर्क्यूट डिक्रीजेस, ये गलत है, तो यही मेरा आंसर है। और फोर्थ बिट इम्पिडेंस ऑफ द सर्क्यूट इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली ये गलत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीरीज LCR सर्क्यूट इन रेजोनेंस इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्लास में एक्सप्लेन किया था, रेडियो ट्यूनिंग को एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन किया था। ये सेलेक्टर सर्क्यूट होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैच करेंगे तो मेरा सर्क्यूट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सिग्नल की तरह अगर बात करते हैं तो सिग्नल वहाँ पे एकदम एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम होगा। अगर साउंड है, अगर वो इलेक्ट्रिकल पल्स जो है
अगर वो साउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो साउंड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या जो भी सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम। द 8th क्वेश्चन, इन अ LR सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज 8 वोल्ट एंड अक्रॉस रेजिस्टर इज 6 वोल्ट, देन वोल्टेज अप्लाइड एंड पावर फैक्टर। ठीक है, ये तो सिंपल है। एक्स आर ना, ये सब RMS वैल्यूज़ है। आई RMS इंटू आर है, वी आर ना, वी RMS आई RMS इंटू आर है, वी आर और वी एल या वी सी जो भी है यहाँ पे इंडक्टर दिया हुआ है, ये किससे बराबर है, ये सेम आई RMS इंटू एक्सएल लिख सकते हैं। और ये भी पता है कि ये दोनों वोल्टेजेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो कितना होगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये 10 वोल्ट है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, पावर फैक्टर। अच्छा, आर बाई ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये किससे बराबर दिया है, ये 6 दिया हुआ है, और ये किससे बराबर, VL कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, XL बाई आर आएगा। XL बाई आर का वैल्यू कितना है, 4/3। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है, ये वोल्टेज इसमें बना है, राइट। नेट वोल्टेज 10 वोल्ट है। अच्छा, ये आर मान लेते हैं, ये XL मान लेते हैं, और ये कितना है फिर, ये 53 डिग्री से। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5 cos 53, cos 53 कितना, 3/5 या 0.6, राइट। तो पावर फैक्टर 0.6 और वोल्टेज का RMS वैल्यू 10। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डायग्राम शोन, यहाँ पे कोई रजिस्टर है ना, एक पर्टिकुलर वो वायर फ्रेम पे है, और दो कंडक्टिंग रेल्स की तरह है जिनका खुद का रजिस्टर 2 किलो ओम है, और इनको हम लोग स्लाइड कर रहे हैं ताकि इसमें मोशनल EMF इंड्यूस हो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट इन द 9, वो बाहर वाला एक्सटर्नल रजिस्टर की तरह मान लेते हैं, उसमें करंट निकालना है जब ये वायर्स को हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला। ठीक, तो जब दोनों कंडक्टर्स जब एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लेफ़्ट या राइट ना, या तो इस टाइप का आएगा, सेम डायरेक्शन मूव करेंगे तो, या तो फिर इस टाइप का आएगा। ठीक है, ऊपर वाला कब आएगा, जब ये दोनों सेम स्पीड v से राइट मूव कर रहे हैं तो इस टाइप का आएगा, जब दोनों लेफ़्ट मूव करेंगे तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल इक्वल EMF ना, BLV इक्वल EMF के दो पैरेलल सर्किट्स हैं। तो इफेक्टिव EMF तो उतना ही होगा, BLV ही होगा, और इफेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो नेट EMF क्या होगा, मतलब इफेक्टिव EMF फ्रॉम दीज एंड पॉइंट्स ना, अबाउट दीज एंड पॉइंट्स, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में एक्सटर्नल करंट या करंट इन द 9 किलो ओम रजिस्टर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट या राइट अगर मूव कर रहे हैं तो करंट कितना है, यही हमको निकालना है। ठीक है, EMF किससे बराबर होगा, इफेक्टिव EMF BLV ही होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, अगर डिफरेंट होता तो इफेक्टिव EMF E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा BLV हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये 2 किलो ओम 2 किलो ओम जोड़ के 1 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, तो BLV का वैल्यू 1, L का वैल्यू कितना था 40 सेंटीमीटर, 40/100, V का वैल्यू 5। ठीक है, तो कितना आएगा 520, 0 कटेगा तो ये 2 आ रहा है ना, 2 ओम, हाँ सॉरी 2 वोल्ट आ रहा है। ठीक, तो फिर करंट कितना 2 बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 किलो ओम प्लस 9 किलो ओम, तो 2/10 यानी कि 0.2 ना, बाई 10 पावर 3 है तो इंटू 10 पावर -3, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, the separation between the slits is d, distance between the slit and the screen is this much, the interference pattern there is a maxima exactly in front of the slit, then possible wavelength is। ठीक है, तो essentially क्या है, दो slits हैं और पोजीशन y वाला पोजीशन यहाँ पे कितना है, ये वाला, ये y का पोजीशन d/2 है। यहाँ पे मैक्सिमा अगर आ रहा है तो वेवलेंथ क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे पोजीशन ऑफ एनी मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए क्या करते हैं, d थीटा या dy/d इक्वल टू
एन लैम्डा करते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, d/2 है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, d/2 अगर मैं लगाऊंगा तो कितना आएगा, d² अपॉन 2d, और ये एक n आएगा, राइट। तो n का वैल्यू क्या है, एनी नंबर ऑफ वो इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी लगा लो, तो क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। और n का वैल्यू 0 है तो d²/2d, 2 है तो 1 है तो d²/2d, सॉरी 2 है तो d²/4d, 3 है तो d²/6d, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज इन XY प्लेन एज शोन। तो इस टाइप का कोई स्क्वायर लूप है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी है। तो निकालना है EMF इंड्यूस्ड इन द लूप ना, सी पॉजिटिव या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एट एनी टाइम t फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वाई पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करते हैं, ये पूरा रीजन को ऊपर से एक वाई डिस्टेंस पे इस टाइप के स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का फ्लक्स कितना होगा वो मैं d∅ लिख रहा हूँ। d∅ किससे बराबर, वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वो कितना है, CY³ इंटू t² इंटू इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का लेंथ, ठीक है, कितना होगा dy इंटू ये वाला लेंथ कितना है, a है, ठीक। इसको इंटीग्रल करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा एट एनी टाइम t। तो t को बाहर निकाल लेते हैं, c को बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा CT²a y³ dy का इंटीग्रेशन y⁴/4, y⁴ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से a तक करेंगे, तो a⁴/4 आएगा। तो ये फ्लक्स है। अब EMF का मैग्नीट्यूड क्या है, d∅/dt, मैग्नीट्यूड ना मॉड d∅/dt लगा दें, प्लस माइनस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब छोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, CA⁴/4 इंटू 2² का डिफ्रेंशिएशन 2t, हाँ, दिस इज द आंसर। Okay, moving on to the next question. In YDSC, distance between the slits and screen is 1, separation millimeter, wavelength of light used is this much, the distance of 100th maxima, ठीक है। नंबर 1 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा मैक्सिमा नहीं है, ये 100th मैक्सिमा है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वो क्या है, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा है, d थीटा इक्वल टू n लैम्डा नहीं है। वो स्टैंडर्ड केस में d थीटा फिर से थीटा का वैल्यू y/d लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड केसेस में, ठीक है। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एक्चुअली d sin थीटा, जो डेल्टा x होता है वो d sin थीटा होता है, अगर याद है बताया था, ये फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा ऐसे ही लिखवाया भी था नोट्स में, ठीक है। d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर थीटा वेरी स्मॉल आता है तो उसको फिर से y/d ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10⁻³ इंटू साइन थीटा इक्वल टू 100th मैक्सिमा, 100 इंटू लैम्डा का वैल्यू 5000 नैनोमीटर, 5000 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻3, इधर जाएगा 10⁻3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आ रहा है, 8 से 1 बच जाएगा, 10⁻⁻1 होगा, यानी कि 5/10। तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ आ रहा है, ये स्मॉल नहीं है, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्रीज होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम बना लो। यहाँ पे मान के चलते हैं कि स्लिट्स है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है, ये कैपिटल D है, कैपिटल D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। अब ये y है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं लगाना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू y/1, tan 30 1/√3 ना, तो y का वैल्यू कितना, 1/√3 ना, दैट इज द आंसर। Moving on to the next question. A rectangular loop of sides L and B is placed in XY plane. A uniform but time varying magnetic field of B equal to this much, where T is time elapsed. The magnitude of induced EMF is, ठीक है। अब लूप जो है वो किस प्लेन में है, XY प्लेन में है, तो इसके थ्रू फ्लक्स अगर चेंज होता है तो कौन सा पार्ट होना चाहिए, k कैप वाला पार्ट ना। मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन देखना है कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन है वो कितना है, 50 k कैप है, ये कांस्टेंट है। फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड 50 इंटू इसका एरिया L इंटू बी। ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है,
EMF कितना होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, EMF ज़ीरो हो जाएगा, देर इज़ नो इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 14 क्वेश्चन, अज्यूमिंग अर्थ सरफेस इज अ कंडक्टर विथ सरफेस charge sigma, it rotates about its axis with angular velocity omega. Suppose the magnetic field due to sun at the earth at some instant is uniform pointing along the axis। ठीक है, तो ये इस टाइप का कोई कंडक्टर है ना, ये स्फीयर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट, along the axis, ये एक्सिस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस या EMF डेवलप बिटवीन पोल एंड इक्वेटर ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला रीजन में अगर इसको कंडक्टर मानते हुए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, मैं इसको एक सीधा रॉड जिसका लेंथ r के बराबर है इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसके अराउंड ये घूम रहा है कितने से, ओमेगा से घूम रहा है, तो आंसर क्या होगा, हाफ डी ओमेगा r स्क्वायर, राइट। मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन, a series LCR circuit is connected to an AC generator. The instant at which current is zero the circuit, the energy stored in the capacitor and inductor। ठीक है, तो कोई सीरीज नॉर्मल LCR सर्क्यूट है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर तीनों हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि द इंस्टेंट एट विच करंट इज ज़ीरो, जब करंट ज़ीरो है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज। ठीक है, नंबर 1 एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ LI स्क्वायर होता है, अगर करंट ज़ीरो है तो ये पक्का ज़ीरो होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2C होगा। अच्छा, अगर I ज़ीरो है इसका मतलब DQ बाई DT ज़ीरो है, DQ बाई DT अगर ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, Q का वैल्यू इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब प्लस में मैक्सिमा, मिनिमम मतलब माइनस में मैक्सिमा, फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एनर्जी तो Q स्क्वायर बाई 2C है, तो 100% एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमा ही होगा ना, तो ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी। ओके।